हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंजीनियर्स एकेडमी। लाइफ प्रोसेस की जब हम बात कर रहे थे तो हम अलग अलग प्रोसेस देखे थे। आज हम एक्सक्रीशन की बात करेंगे। हमने न्यूट्रिशन देखा, रेस्पिरेशन देखा, ट्रांसपोर्टेशन देखा। ये सारे प्रोसेस जब हमारी बॉडी में हो रहे होंगे तब वहाँ पे एक्सक्रीशन का भी एक प्रोसेस आता है। ये प्रोसेस आता क्यों है? वो इसलिए आता है क्योंकि हम न्यूट्रिशन ले रहे हैं, रेस्पायर कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है हमारी बॉडी में। लेकिन ये सारे प्रोसेस जब हो रहे होंगे तो कुछ तो वेस्ट प्रोडक्ट आता होगा जिसे हम बाई प्रोडक्ट कह रहे होते हैं। ये बाई प्रोडक्ट क्या है? हमारे किसी काम का नहीं होता है। ये हमारे किसी काम का नहीं होता है। और ये वेस्ट प्रोडक्ट होते क्या हैं? ये नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं। ये जो होते हैं वो नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं। और नाइट्रोजनस वेस्ट जो हमारी बॉडी में होते हैं वो एक्सट्रीमली पॉइजनस होते हैं हमारी बॉडी के लिए, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं। और इसका सबसे टॉक्सिक फॉर्म कौन सा होता है? अमोनिकल फॉर्म। जो अमोनिकल फॉर्म होता है वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है। इज़ वेरी टॉक्सिक, वेरी टॉक्सिक। और हमारी बॉडी में जो नाइट्रोजनस वेस्ट पाया जाता है वो इस फॉर्म में नहीं होता है। वो क्या फॉर्म में होता है? वो यूरिया के फॉर्म में होता है। ये इस फॉर्म में पाया जाता है। और बाकी सारे बर्ड्स और बाकी सारे जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनकी बात करें तो वो यूरिक एसिड होता है। अमोनिया, तो हमारी बॉडी में अमोनिया क्यों नहीं पाया जाता है? यूरिया क्यों पाया जाता है? वो इसलिए होता है क्योंकि अमोनिया या अमोनिकल फॉर्म में जो वेस्ट होते हैं वो बहुत ज़्यादा पॉइजनस होते हैं। और इतने ज़्यादा पॉइजनस है तो ये भी तो रिक्वायरमेंट होगी ना बॉडी की कि वो रेगुलरली क्या हो, एक्सपेल होता रहे बॉडी से। तो ये मैकेनिज़्म हमारी बॉडी के लिए प्रॉपर नहीं है। क्यों प्रॉपर नहीं है? क्योंकि इसके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये इसको फुलफिल नहीं कर सकता है। किसको फुलफिल नहीं कर सकता है? हमारी बॉडी को फुलफिल नहीं कर सकता है क्योंकि बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। या तो फिर एक कंडीशन ये हो सकता है कि हम किसी एक्सटर्नल एजेंट के अंडर में रहें, तो एक्सटर्नल एजेंट हमारी बॉडी से वो चीज़ निकालता रहेगा, कंटिन्यूसली निकालता रहेगा। तो ऐसा भी कुछ हमारे एटमॉस्फेयर में नहीं है। बट एक ऑर्गेनिज्म है जो इस कंडीशन में रहता है, वो क्या है? एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, मैंने रेस्पिरेशन की बात की थी तो मैंने कहा था कि कंटिन्यूसली ब्रीथ करते हैं। क्यों ब्रीथ करते हैं? क्योंकि वाटर कंटिन्यूसली उनके बॉडी में एंटर करता है, बाहर आता है, एंटर करता है, बाहर आता है। ये प्रोसेस एक्सक्रीशन के लिए भी होता है। फिशेस की अगर एग्जाम्पल लें तो फिशेस जो होते हैं उन्हें बायोलॉजिकल टर्म में कहा जाता है अमोनोटेलिक। अमोनोटेलिक उन्हें एक्सक्रीशन के टर्म में ही लिया जाता है, इसलिए क्योंकि उनके बॉडी में जो अमोनिया होता है वो वाटर के ही थ्रू बाहर आता रहता है। वाटर साइकिल जैसे जैसे बाहर अंदर बाहर करता है तो वो वाटर जब बाहर आ रहा होता है तो फिश के अंदर या एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर जो अमोनिया है उसे वो बाहर लेकर आ जाता है। और दूसरी चीज़ ये है कि अमोनिया वाटर फॉर्म में होता है, मतलब डाइल्यूट फॉर्म में होता है। वो बहुत ही वाटरी होता है, फ्लूइडिटी बहुत ज़्यादा होती है अमोनिया में। तो अगर ये हमारे अंदर होने लगे तो हमारी बॉडी से बहुत ज़्यादा वाटर क्या होगा? वेस्ट के फॉर्म में बाहर हो जाएगा। तो हमारे बॉडी में पानी की भी कमी हो जाएगी। तो ये चीज़ें हमारी बॉडी टॉलरेट नहीं कर सकता। बट फिशेस ही कर सकते हैं क्योंकि फिशेस के अंदर पानी की कमी हो ही नहीं सकती। कोई भी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है वो तो पानी के अंदर रहेगा। यूरिया की बात करते हैं। यूरिया क्या है? इसमें वाटर का अमाउंट कम होता है, वाटर का अमाउंट कम होता है और इसकी टॉक्सिसिटी भी कम होती है एज़ कम्पेयर टू अमोनिया। तो पहली चीज़ कि इसकी टॉक्सिसिटी जब कम हो जाती है तो हमारा बॉडी से टॉलरेट कर सकता है कुछ टाइम के लिए। दूसरी चीज़ कि वाटर बहुत ज़्यादा वेस्ट फॉर्म में बाहर नहीं जाता है तो हमारे बॉडी में वेस्ट वाटर की कमी नहीं होती है। यूरिक एसिड ये और भी ज़्यादा पेस्ट के फॉर्म में होता है। ये जैसे जितने भी बर्ड्स हैं या रेप्टाइल्स वगैरह हैं तो ये सारे यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास पानी की बहुत ज़्यादा कमी होने की चांसेस होते हैं। क्योंकि ये हमारी तरह ये ऐसा नहीं है कि हम लोग जैसे चूज़ करके न्यूट्रिशन लेते हैं ना कि जिसमें पानी हो या जिसमें विटामिन हो, मिनरल हो, वही चीज़ हम लें। तो बर्ड्स या बाकी सारे एनिमल्स ऐसा नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए होता क्या है कि बर्ड्स वगैरह में यूरिक एसिड के फॉर्म में नाइट्रोजनस वेस्ट एक्सक्रीट होता है। ये बात हो गई कि जो हमारा एक्सक्रीटरी फॉर्म है या जो वेस्ट है वो किस फॉर्म में एक्सक्रीट हो रहा होता है। दूसरी चीज़ एक्सक्रीटरी ऑर्गन की बात करते हैं। तो अगर ह्यूमन की बात करें तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या होता है? किडनी होता है। अर्थवर्म में
नेफ्रीडिया, नेफ्रीडिया। और जितने भी यूनिसेल्यूलर या बैक्टीरियल ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेल्यूलर और बैक्टीरिया, ये एक्सक्रीट कैसे करते हैं? बाय सिंपल डिफ्यूजन, बाय सिंपल डिफ्यूजन। अमीबा की मैंने बात की थी न्यूट्रिशन के टाइम में कि उसके पास सीडोपोडिया होता है, उसे खाना लेना होता है, डिफ्यूजन थ्रू खाना अंदर आता है। जब खाना वो प्रोसेस कर चुका होता है तो क्या होगा, एक्सक्रीटरी जो मटेरियल उसके बॉडी में है तो वहाँ पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा एज़ कम्पेयर टू द एनवायरनमेंट। तो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बाहर हो जाएगा। तो ये होता है ऑर्गन्स किसमें, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में एक्सक्रीशन की। अब हम बात करते हैं एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस। एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस की जब हम बात कर रहे हैं तो हमें अभी भी मैंने बताया कि उसमें एक्सक्रीशन के कौन से ऑर्गन होते हैं, वो होता है किडनी। एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस दैट इज किडनी। तो अब हम पढ़ेंगे फंक्शनिंग ऑफ किडनी एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्सक्रीशन। तो हम किडनी जब देखते हैं तो हमारी किडनी में क्या क्या होता है, अ पेयर ऑफ किडनी विच इज़ सिचुएटेड सेंट्रली इन आवर बॉडी। हमारा जो वर्टीब्रा होता है हमारी बॉडी में, ये जो बैक में वर्टीब्रा होता है उसके दोनों तरफ ये बीन शेप्ड किडनी होती है, बीन शेप्ड किडनी होती है और ये पेयर में होती है, किडनी पेयर में होती है। यूरेटर, इट इज़ अ मैस्कुलर ट्यूब, ये भी पेयर में होता है। तो क्या होता है किडनी में, टू पेयर्स ऑफ किडनी, वन पेयर ऑफ किडनी, वन पेयर ऑफ यूरेटर सेंट्रली लोकेटेड अदर साइड ऑफ द वर्टीब्रा। एक यूरिनरी ब्लैडर होता है जो हमारे यूरिन को स्टोर करके रखता है। तो मैकेनिज्म हो कैसे रहा होता है, तो मैकेनिज्म की जब हम बात करेंगे तो हम इसका एक जूम व्यू देखेंगे। जूम व्यू देखेंगे मतलब ये किडनी है, सिर्फ इसकी बात हो रही है अभी, इसके आगे का प्रोसेस क्या होगा ये हम बाद में समझेंगे, सिर्फ अभी इसकी बात हो रही है। तो जब इसकी बात हो रही है तो यहाँ पे कुछ मेड्यूलास होते हैं ऐसे करके, और ये है हमारा नेफ्रॉन। ये क्या है, नेफ्रॉन। ये नेफ्रॉन इस बीन शेप्ड किडनी में सिचुएटेड होता है, और ये एक नेफ्रॉन नहीं होता है, मिलियंस होता है, मिलियंस इन नंबर होते हैं। ये नेफ्रॉन एक किडनी में मिलियंस के नंबर में होता है, बहुत सारे होते हैं। ये क्या है, फिल्ट्रेटिंग यूनिट है। सारा जो फंक्शनल यूनिट है ना हमारे किडनी का, यही फंक्शनल यूनिट है। ये नेफ्रॉन का ही सारा काम होता है, बाकी तो सब सिर्फ पास करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, लेकिन जो प्रॉपर मैकेनिज्म होता है वो कौन करता है, नेफ्रॉन करता है। तो पहला क्वेश्चन जो हमारा एक्सक्रीशन से होगा वो ये होगा कि व्हाट इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, that will be nephron and it is present in the millions of number and in each kidney। दूसरी चीज़ ये है हमारा बाउमन्स कैप्सूल, बाउमन्स कैप्सूल। इस पूरे ये जो पूरा टर्म है, ये पूरा जो फिगर है, इसको हम एक टर्म देते हैं, वो होता है ग्लोमेरुलस। ये होते हैं कैपिलरीज जो आके इकट्ठा हुई रहती है यहाँ पर। ये होता है लूप ऑफ हेनली। इस डक्ट को हेनली ने डिस्कवर किया था, इसलिए इसे कहा जाता है लूप ऑफ हेनली। ये डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनली, ऊपर से नीचे आता है तो क्या हम इसे कहते हैं, डिसेंडिंग, और नीचे से ऊपर जाता है तो असेंडिंग। तो ऊपर से नीचे आ रहा है डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनली, ऊपर से नीचे से ऊपर जा रहा है असेंडिंग लूप ऑफ हेनली। ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस आप इतना याद रखो कि ये लूप ऑफ हेनली है। दूसरी चीज़ कि ये सिचुएटेड कहाँ रहता है, ये पूरा नेफ्रॉन है, ये नेफ्रॉन ऐसे सिचुएटेड रहता है यहाँ पर, ऐसे करके यहाँ पे। कहीं कहीं पे कुछ किडनीज में क्या होता है कि ऊपर ही रहते हैं, ये जो लूप ऑफ हेनली है ये सिर्फ उसको टच करता है इस मेड्यूला को, और कुछ में ये क्या होता है बहुत नीचे चला जाता है, ये ऐसे करके हर जगह सिचुएटेड रहता है किडनी में। अब होता क्या है, ये यहाँ से ब्लड आ रहा होता है वेना केवा के थ्रू, वेना केवा के थ्रू जब ब्लड आ रहा होता है तो सारे कैपिलरीज से होते हुए ब्लड यहाँ पर आके मिलता है।
और जैसे हम लोग वाटर फिल्टर देखते हैं जो जिसमें अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो रहा होता है, बिल्कुल वैसा ही अल्ट्रा फिल्ट्रेशन यहाँ बाउमन कैप्सूल में होता है, जो हर तरह के जितने भी वेस्ट जो माइन्यूट से माइन्यूट वेस्ट होते हैं उसको फिल्टर कर देता है। यहाँ पर ये डिसाइड करता है कि ब्लड में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। जो सबसे इम्पॉर्टेंट फिल्ट्रेशन यूनिट होता है वो यही होता है। तो यहाँ पर सारे फिल्ट्रेशन हो जाते हैं। अबाउट 70 to 80% ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ द ब्लड इज़ डन ओवर हियर। यहीं पे हो जाता है सारा फिल्ट्रेशन। तो अब यहाँ पर हो जाता है तो बाकी क्या होता है, जब यहाँ फिल्टर हो गया ब्लड तो अब ये ब्लड यहाँ पास हो जाता है। अब यहाँ से बहुत ज़्यादा काम नहीं होगा, यहाँ से बस अब ये सारे डक्ट का सिर्फ एक ही काम है, इनको बस ये देखना है कि ब्लड में कोई ज़रूरी चीज़ तो नहीं जा रही है। जैसे हमारे घर में कोई कबाड़ होता है तो हम उसे दे रहे होते हैं किसी कबाड़ी को, तो क्या होता है हम एक बार फिर से चेक करते हैं कि कहीं इसमें कोई इंपॉर्टेंट बुक्स तो नहीं जा रही है, कोई इंपॉर्टेंट सामान तो नहीं चला जा रहा है इसके साथ साथ। तो यही काम ये भी कर रहा होता है। ये इसने तो पूरा क्या किया, इसने सारा वेस्ट निकाल दिया कि अब इसको हटाना है हमारी बॉडी से, बट ये डक्ट डिसाइड करेगा कि अरे कहीं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ तो नहीं जा रहा है, जैसे इंपॉर्टेंट मिनरल हो गए, प्रोटीन्स हो गए, विटामिन हो गए, जिसको हमारी बॉडी में होना चाहिए बट वो वेस्ट के साथ ही चला जा रहा है। तो इस चीज़ को ये गाइड करता है। तो अलग अलग ट्यूब के अलग अलग कह लो सेलेक्टिव मेम्ब्रेन्स होते हैं उनके पास कि उन्हें यही चीज़ को एब्जॉर्ब करना है, इसी चीज़ को रिलीज़ करना है। तो ये लूप ऑफ हेनली यहाँ आ रहा है, तो यहाँ पर वो क्या करेगा, कुछ मिनरल एब्जॉर्ब कर लेगा, कुछ वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा, तो वो नीचे आ जाएगा। फिर यहाँ से करेगा तो यहाँ पे इसका फिनोमेना बदल जाएगा, यहाँ पर ये वाटर रिलीज़ करेगा और मिनरल को एब्जॉर्ब करेगा। ये ऐसे करते करते एब्जॉर्ब होता रहेगा, कुछ सीक्रेट होता रहेगा, ये पूरे कलेक्टिंग डक्ट में आता है। आगे कलेक्टिंग डक्ट में, कलेक्टिंग डक्ट भी ये डिसाइड करता है कि कहीं बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाटर रिलीज़ तो नहीं हो रहा है। हमारी बॉडी में अगर वाटर की कमी हो गई तो अब क्या करेगा, ये सबसे ज़्यादा वाटर अब्जॉर्ब कर लेगा, बहुत ज़्यादा वाटर अब्जॉर्ब करेगा और कुछ अमाउंट में पोटेशियम या सोडियम आयंस इसमें डाल देगा। ये जो वेस्ट जा रहा होता है ना, इसमें डाल देता है। क्यों डाल देता है, क्योंकि वो अपने पीएच को बैलेंस करने की कोशिश करता है, या ये कह लो कि यहाँ पे ऑस्मोलैरिटी हो रही होती है। ये ऑस्मोलैरिटी जो टर्म है ये आप हायर क्लास पढ़ोगे कि हो क्या रहा है यहाँ पर, बट यहाँ पर सिंपली ये समझो कि यहाँ पे एक कंसंट्रेशन डिफरेंस आने लगता है ब्लड में। तो वो डिफरेंस को कवर करने के लिए यहाँ पे कुछ वो आयंस एज पर द रिक्वायरमेंट, हमेशा ऐसा नहीं होता है, सिर्फ जब रिक्वायरमेंट होती है तभी वो ऐसा करता है कि यहाँ पर सिक्रीट कर देता है और वाटर को ज़्यादा अमाउंट में एब्जॉर्ब कर लेता है। फाइनली क्या हुआ, यहाँ पे फिल्ट्रेशन हुआ, ब्लड आगे आया, यहाँ पे कुछ एब्जॉर्प्शन हुआ, कुछ सिक्रीशन हुआ, ब्लड यहाँ से होता हुआ यहाँ आ गया। अब यहाँ से वो क्या करेगा, बाहर को आएगा, और बाहर को कहाँ आएगा, यूरेटर में आएगा। आ गया यूरेटर में। यूरेटर कुछ और नहीं है, सिर्फ एक मस्कुलर ट्यूब है। जैसे हम न्यूट्रिशन की बात कर रहे थे, वहाँ पे ओएसोफेगस का नाम लिया था हमने कि न्यूट्रिशन ले रहे हैं वो सिर्फ पास हो जा रहा है, तो ऐसे ही यूरेटर है। बस यहाँ से ये जो वेस्ट है हमारा यूरिन वो यहाँ से पास हुआ और यहाँ पे कुछ टाइम तक वो स्टोर्ड रहता है, कुछ टाइम तक ये स्टोर्ड रहता है, और थोड़ी देर बाद जैसे ही मतलब एज पर द रिक्वायरमेंट ये रिलीज़ हो जाता है यहाँ पर यूरेथ्रा के थ्रू। तो ये फिगर जो है किडनी का सबसे इंपॉर्टेंट फिगर ये है, एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी इज नेफ्रॉन। ये दो फिगर्स बाय हार्ट आपको लर्न होना चाहिए और सारी लेबलिंग अच्छे से आनी चाहिए। ये तो होगी हमारा नेचुरल किडनी जो हमारी बॉडी में सिचुएटेड होता है और उसका मैकेनिज्म क्या होता है। लेकिन इन केस अगर हमारी किडनी ख़राब हो गई तो वेस्ट तो हमारी बॉडी में बनेगा ही बनेगा। हम अगर खाना खाएंगे, उसे प्रोसेस करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन होगा, रेस्पिरेशन होगा, तो वेस्ट तो बनना ही बनना है। लेकिन जब हमारी किडनी ख़राब है, जब हमारा फिल्ट्रेशन यूनिट ही ख़राब है, तब वो वेस्ट जाएगा कैसे, वो तो हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक होता जाएगा। उस वक्त कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या मोस्टली एक किडनी पे भी लोग सर्वाइव करते हैं। अगर एक किडनी का मतलब सिर्फ ये है, अगर एक किडनी खराब हुई तो दूसरी किडनी वर्क कर रही होती है, उस वक्त भी लोग सर्वाइव कर रहे होते हैं। बट इन केस अगर दोनों किडनी खराब हो गई तो दोनों किडनी खराब होने की कंडीशन में क्या होता है, आर्टिफिशियल किडनी लगाई जाती है। आर्टिफिशियल किडनी लगाई नहीं जाती, उसे प्रोसेस कराया जाता है हमारी बॉडी पे। वो प्रोसेस होता क्या है, उसे सिंपल टर्म में हम डायलिसिस कहते हैं। आपके बुक में एक बहुत अच्छा फिगर दिया होगा, वो ज़्यादा अच्छा दिया है। यहाँ पे हम रफ डायग्राम बनाकर आपको दिखाते हैं। ये एक ऐसे पर्सन है, यहाँ पर यहाँ ऐसे लेटा रहता है। यहाँ से इस ब्लड को, ये एक सेलोफेन होता है,
सेलोफेन होता क्या है? सेलोफेन बहुत ही ज़्यादा थिन मेम्ब्रेन होता है, बहुत ज़्यादा थिन, और ये सिलेक्टिवली परमिएबल होता है, सिलेक्टिवली परमिएबल होता है। दूसरी चीज़ क्या है सेलोफेन की जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि ब्लड हमारी बॉडी से जब बाहर आता है तो क्या होता है? क्लॉटिंग हो जाती है हमारे ब्लड की। ये सेलोफेन में जो कंटेंट रहता है, जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट, वो हमारे ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता, कभी भी खून को जमने नहीं देता है। ब्लड जैसा बॉडी के अंदर था वही ब्लड यहाँ पे भी रहेगा, ब्लड क्लॉट नहीं होगा। अब होगा क्या यहाँ पर? यहाँ पे से ब्लड आ रहा होगा, यहाँ पे अलग अलग ट्यूब्स बने होंगे, आप अपनी बुक में देख सकते हो, ऐसे बना होगा, ऐसे करके बना होगा, यहाँ पर कुछ ऐसा करके। अब क्या होगा? ब्लड यहाँ से आ रहा होगा। अब यहाँ पे कुछ, यहाँ पे हाईली डाइल्यूट फॉर्म में फ्लूइड होता है, और हमारे ब्लड में क्या है? वेस्ट है, नाइट्रोजनस वेस्ट है। ये क्या है? डाइल्यूट है। तो क्या होगा? यहाँ पर डिफ्यूजन होगा, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है, यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है ना, यहाँ पे ये डाइल्यूट है, ये कंसनट्रेटेड है, और ये सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है। तो ब्लड जब यहाँ आएगा तो इस ब्लड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट होंगे, वेस्ट जो होंगे, वो सिंपल डिफ्यूजन से बाहर आ रहे होंगे यहाँ पर एक बॉटल लगाया जाता है जिसको हम कहते हैं डायलाइजिंग फ्लूइड, डायलाइजिंग फ्लूइड, ठीक है। तो ये डायलाइजिंग फ्लूइड कंटिन्यूसली इसमें डाला जाता है, और ब्लड यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पे ब्लड आ रहा होता है इस ट्यूब में, और डिफ्यूजन के थ्रू जितने भी वेस्ट हैं वो इस यूनिट में जा रहे होते हैं प्रेशर के अलॉन्ग। यहाँ पर प्रेशर कम है, यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ से ये ऐसे जा रहा होता है, और यहाँ से क्या हो रहा है? यहाँ से प्योर ब्लड, अब जब सारा वेस्ट जो है वो इस फ्लूइड में आ जा रहा है तो यहाँ से जो नीचे ब्लड आएगा वो तो प्योर होगा, वो तो प्योर ही होगा। तो ये प्योर ब्लड यहाँ से अंदर यहाँ पर आ जाता है, और फिर इसी प्योर ब्लड को वापस इस बॉडी में डाल दिया जाता है। तो ये होता है आर्टिफिशियल किडनी, जिसे हम डायलिसिस कहते हैं। तो जो भी पर्सन जिनकी दोनों किडनियाँ ख़राब हो चुकी रहती हैं वो रेगुलर इंटरवल पे, रेगुलर टाइम पर डायलाइजिंग यूनिट पे जाते हैं, डॉक्टर्स उन्हें परफॉर्म करवाते हैं वो यूनिट में, ठीक है। तो ये हो गया डायलिसिस और नेचुरल किडनी और आर्टिफिशियल किडनी कैसे वर्क करता है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, डिफरेंस बस इसका होता है, यहाँ हमारे पास एक नेचुरल फिल्ट्रेशन यूनिट था, यहाँ पर आर्टिफिशियल फिल्ट्रेशन यूनिट। बाकी सारा मैकेनिज्म सेम होता है, जो काम वहाँ हो रहा था वही काम यहाँ पे भी होगा। अब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन सब होगा। अब हम बात करेंगे एक्सक्रीशन इन प्लांट की। एक्सक्रीशन इन प्लांट जो होता है वो ह्यूमन से या किसी और ऑर्गेनिज्म से, ऑल द ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग फौना, उन फौना से बिल्कुल अलग होता है। जैसे हम ट्रांसपोर्टेशन की बात की तो ट्रांसपीरेशन की बात हम बताए थे आपको। ट्रांसपीरेशन सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प नहीं करता है, वो एक्सक्रीशन में भी हेल्प करता है, वो एक्सक्रिएशन में भी हेल्प करता है। जो एक्सेस वाटर होता है प्लांट में वो बाहर आता है, तो वो बाहर किस फॉर्म में आता है? ट्रांसपीरेशन के फॉर्म में। पूरे वाटर को लीव्स के सरफेस पे एक्सपेल कर देता है, लीव्स के सरफेस पे स्टोमेटा के थ्रू। और आप सुबह सुबह देखोगे ऐसे ये घास रहता है, तो कभी कभी नॉर्मल लीफ में क्या रहेगा? यहाँ पे स्टोमेटा है तो सारे पानी यहीं पर होंगे लीफ सरफेस पे, लेकिन प्लांट जब घास पे देखोगे तो यहाँ पर पानी रहता है सुबह सुबह। तो इस प्रोसेस को कहते हैं गटेशन। और ये जो ट्रांसपीरेशन हो रहा था ये स्टोमेटा के थ्रू हो रहा था। ये गटेशन किसके थ्रू होगा? हाइडाथोर्स। ये नाम याद रख लीजिए, बुक में नहीं दिया है बट एग्जाम में कभी कभी आ जाता है कि गटेशन किससे होता है? हाइडाथोर्स से। तो ये ट्रांसपीरेशन एक्सेस वाटर को एक्सपेल करते हैं। कुछ प्लांट में आपने देखा होगा कि जो रबर के प्लांट होते हैं उन पे हम एक कुल्हाड़ी जलाते हैं, कुछ गम्स बाहर आते हैं, तो वो गम्स कुछ और नहीं होते, वो वेस्ट होते हैं प्लांट का। वो उनके लिए वेस्ट है, हमारे लिए यूज़फुल है तो हम उनको निकाल के यूज़ कर लेते हैं, बट वो प्लांट के वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं। रबर, रेजिन, जूट, गम, all that products which are expelled out from the plant, they all are waste for the plant but useful for us। तो वो हमारे लिए यूज़फुल हैं तो हम उन्हें यूज़ कर रहे हैं, बट उनके लिए वो वेस्ट होते हैं। तो जितने भी रबर हो गए, गम्स हो गए, ये सब क्या है? वेस्ट प्रोडक्ट के फॉर्म में स्टोर्ड रहता है। जब भी हम उन पार्ट्स को कट करते हैं तो वो सारे प्रोडक्ट बाहर आ जाते हैं। तो ये था एक्सक्रीशन इन प्लांट का, जो कि बहुत अलग होता है ह्यूमन से। आज आपका लाइफ प्रोसेस ख़त्म हुआ है, और अगर लाइफ प्रोसेस के किसी भी मैकेनिज्म को लेके कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में उस डाउट को क्लियर कर सकते हैं, हम आपको क्लियर करके बता देंगे। एंड थैंक यू सो मच।